जय श्री राम मित्रों, इस समय मैं खड़ा हूँ मुंबई अहमदाबाद हाईवे नंबर 8 और आज हम लोग जाने वाले हैं श्रीनाथ धाम गौशाला जो कि करनालपाड़ा आए हैं। यहाँ आप भी आना चाहते हो तो पास में यहाँ लोढ़ा धाम है और यहाँ से हम चलते हैं उसी गौशाला और देखते हैं वहाँ हमारे लिए क्या विकल्प है और वहाँ गायों की क्या व्यवस्था है। जय श्री राम। जय गौ माता। जय श्री राम मित्रों, जैसा कि हम लोग अभी पहुंच चुके हैं श्रीनाथ जी धाम गौशाला वसई और गौशाला के हमने दिव्य दर्शन कर चुके हैं। यहाँ हमें एक महाराज जी मिले हैं। आइए गौशाला के बारे में महाराज जी से कुछ बात करते हैं। नमस्कार महाराज जी। हरे कृष्णा। महाराज जी आपका नाम? गोस्वामी जन्माष्टमी दास। महाराज जी, महाराज जी आपने ये जो गौशाला बनाई, ये आपने आके बनाई कि इससे पहले यह बनी हुई थी? जो आप अभी वर्तमान गौशाला देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल घनघोर जंगल था। अच्छा। घनघोर जंगल। अच्छा। यहाँ पे आने का ना रास्ता था, ना बिजली था, ना कोई व्यवस्था थी। तो जब 2001, 2002 गुजरात, राजस्थान यहाँ पर भयंकर अकाल पड़ा। अच्छा। और गाय भूख प्यास से तड़प तड़प के मरने लगी। किसान और गौपालक लोग मीलों मीलों दूर गौचारा और पानी की तलाश में जा जा करके थक गए, हार गए। तो दुखी हृदय से, खिन्न मन से उन्होंने गायों को छोड़ दिया। अच्छा। भगवान भरोसे कि अब गौ माता हम असमर्थ हैं, अब आपका पालन पोषण करने में, सेवा करने में। और हमने वर्तमान पत्रों में देखा, टीवी न्यूज़ में देखा कि गायें भूखी प्यासी चकरा कर, ट्रकों से, गाड़ियों से टकरा कर गिर के तड़प के प्राण त्याग रही है। अच्छा। तो उस समय हमारा हृदय बहुत विचलित हुआ और हमने मनोमन ठाकुर जी से, श्रीनाथ जी से, गोपाल जी से यह प्रार्थना की कि ठाकुर जी
हमें कोई ऐसी जगह प्रदान करो, हमें वो सामर्थ्य दो जिससे कि हम गायों की सेवा कर सकें। तो ऐसे ही ढूंढते पूछते, और हमने जब ये विचार किया कि गायों की सेवा करनी है, उसी समय हमने ये विचार किया कि कोई ऐसी जगह देखनी है कि जहाँ गाय नैसर्गिक वातावरण में रहे, नेचुरल तरीके से सुरक्षित एवं स्वस्थ रहे, जहाँ उसको शुद्ध हवा पानी ये सब मिले, मुक्त खुला वातावरण मिले, जो कि आप अभी इस गौशाला में देख सकते हो। मतलब इस गौशाला की स्थापना 2001-2 में जब हमने ये देखा तो कुछ प्रयास करते 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 हमें 2-2.5 साल और बीत गए, क्योंकि एक रात में तो गौशाला बन नहीं सकती है। बराबर। तो फिर हमने 2004 दशहरा के दिन एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर इस जंगल में, अच्छा, उस समय में बस केवल रास्ता बना था और बिजली आई थी और कुछ नहीं था। अच्छा। हम लोग भी एक छोटी सी झोंपड़ी में गोबर घास बांस लकड़ी गोबर मिट्टी की झोंपड़ी में रहते थे, और गायों के लिए भी एक छोटा सा शेड बनाया, भाई लकड़ी बांस घास बिछा करके। शुरुआत में कितनी 2 गाय से शुरुआत की। अच्छा। आज अभी 120 गिर गोवंश है। अच्छा, अपने यहाँ सब गिर गोवंशी है? सारे गिर गोवंश हैं। 1-2 कच्छ की थरपारकर भी हैं। अच्छा। काकरेज भी है। अच्छा। राजस्थान की थरपारकर है और काकरेज है, पर है सब भारतीय देसी नस्ल की, जो बहुत ही दुर्लभ नस्ल है। जैसे राजस्थान की थरपारकर, कच्छ की काकरेज और गुजरात की सौराष्ट्र की काठियावाड़ी और गिर गाय, ये आज सर्वोत्तम गौ का वंश या गौ नस्ल बची हैं। उसको हम यहाँ गौ संवर्धन, केवल पालन पोषण और खिलाना जिलाना नहीं, उस भारतीय असल देसी ब्रीड को हम संवर्धन करने का प्रयास जी। हर गौशाला में मैं एक ही विचार करता हूँ कि जो बछड़ियाँ होती है गायों की, वो तो बछड़ियाँ आगे जाके गौ माता बन जाती है। जो बछड़े हैं अभी वैसा युग तो है नहीं है कि खेती में यूज हो, क्योंकि वो तो भी ट्रैक्टर वैक्टर आ गए हैं, बैलगाड़ियाँ भी खत्म हो चुकी है। तो उन बछड़ों का अपन क्या करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हमारे यहाँ जो बछड़े होते हैं तो कभी कभी अनुवांशिक बहुत अच्छी नस्ल आती है। अच्छा। जैसे मनुष्य में होता है वैसे पशुओं में भी होता है। तो अनुवांशिक बहुत अच्छी नस्ल आती है तो हम उनको आगे चल के नंदी बनाते हैं। अच्छा। तो जो गायों का संवर्धन करने में, गायों का वंश बढ़ाने में काम आएगा। अच्छा। फिर हम एक्सचेंज भी करते हैं, क्योंकि सेम गोत्र का, उसी गोत्र का या उसी गाय के बछड़े का उसी गाय से या उनकी ही बछड़ियों से उस बैल को नहीं मिलाते। अच्छा। पर हम ये ध्यान रखते हैं इस बात का। और अभी आसपास में दूर तक अगर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक, अभी मैंने देखा है कई गौशालाएं हैं या कई लोग गाय रखने लगे हैं, लोगों में जागरूकता आई, तो उनके पास नंदी नहीं होते हैं। अच्छा। तो हम नंदी निःशुल्क देते हैं उनको। अच्छा। और कभी कभी हमें एक्सचेंज करने भी काम आता है दूसरी गौशाला से। वहाँ से अपने ले लेते, अपना दे करके उनका लेते हैं, ताकि वो नस्ल बनी रहे और इनब्रीड, मतलब आंतरिक संयोग ना हो इनब्रीड, क्योंकि उससे नस्ल खराब हो जाती है, तो वो ना हो, इसलिए हम लोग एक्सचेंज करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास में बहुत सारे नंदी जब बचते हैं, तो अभी ये जो अपना विशेष करके ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, वहाँ पर आज भी खेती हो रही है बहुत सारी। वसई तालुका है तो दूर दूर दराज के गांव में खेती होती है। तो हमारे पास में पूरा रिकॉर्ड है फाइल में। हमने कई आदिवासी परिवारों को बैल की जोड़ी निःशुल्क दी है महाराज जी, खेती के लिए। आदिवासी परिवारों को दी, लेकिन उनसे कुछ गारंटी लेते हैं? हमने लिखित रूप में लिया, उनका अंगूठा, साइन, साक्षी, फोटो, आधार कार्ड की जेरोक्स, और वहाँ के सरपंच का प्रमाण पत्र लेते हैं कि हाँ 7/12 उतारा प्रमाण पत्र लेते कि हाँ इनकी खेती है, और उनसे लिखवा के लेते कि ये गोवंश जब बूढ़ा हो जाए, अशक्त हो जाए, रोगी हो जाए, और अगर आप नहीं पालोगे तो हमें वापस लौटा दोगे, पर किसी भी कीमत पर इसको कसाई को नहीं बेचोगे और इसका व्यावसायिक उपयोग भी नहीं करोगे। अच्छा। कई बार बैलों से व्यावसायिक उपयोग, ठीक है, खेती उपयोगी धान ले आए, घास ले आए, वो ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कभी कभी कोई लोग कंपनी में लगाते हैं जब खेती का मौसम नहीं होता है। अच्छा। तो कंपनी में वो बक्सा वक्सा ढोने या कंपनी का माल ढोने के लिए। अच्छा। या फिर कोई शोभा यात्रा में 10-20 बच्चे बैठते हैं शादी बारात में, तो हम वो भी लिखवा के लेते हैं कि इनका व्यावसायिक उपयोग नहीं करोगे। अच्छा। ऐसा करके, तो इस प्रकार से हम गोवंश की। महाराज जी, मैं बहुत सारे गौशालाओं में घुमा हूँ। हाँ। यहाँ आके जो गायों की स्थिति है, हाँ, मुझे थोड़ी ठीक ठाक
बहुत अच्छी लगी। तो आजू बाजू में चढ़ने के विकल्प कुछ ठीक है, ज़्यादा है? हाँ, आप देख रहे हैं, आप समझिए, आपने देखा कितना दुर्गम उबड़ खाबड़ पहाड़ी के ऊपर है। अगर आप मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे से आओगे तो 2 किलोमीटर पहाड़ पे आना है, कच्चे उबड़ खाबड़ रास्ते से। अगर आप भिवंडी कामन रोड वसई की तरफ से आओगे तो 4 किलोमीटर पहाड़ के अंदर आना है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि रास्ता बहुत ख़राब है, रास्ता बहुत ख़राब है, लोगों की गाड़ियाँ टूट जाती है। पर जब यहाँ के गायों को देखते हैं और यहाँ के वातावरण में जब वो 5 मिनट बैठते हैं तो उनको बड़ा सुकून, बड़ा चैन मिलता है। महाराज जी, अपना कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो मैंने गाय के सुख का विचार किया है, हमारी गाड़ियों की या हमारी सुख सुविधा का विचार नहीं किया। और ये पूरे हरा भरा पहाड़ जो आप देख रहे हैं चारों ओर, वो पहाड़ पूरा 12 महीना हरा भरा रहता है। महाराज जी, जो अपना ये वीडियो देख रहे हैं, हाँ, और जो देखने वालों के मन में भी उत्कंठा होवे, हाँ, कि हम भी वहाँ जाए, हाँ, और रहे, गायों की सेवा करें, तो ऐसी कुछ व्यवस्था है? हाँ, यहाँ आ सकते हैं। हमारे पास में ये हॉल है, 1-2 कमरे हैं। अच्छा। यहाँ रात भर रुक सकते हैं और गायों की सेवा कर सकते हैं। गायों को चारा डालना, पानी पिलाना, गोबर उठाना, गौशाला साफ करना, गायों के लिए घास चारा काट के लाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। महाराज जी, अपने यहाँ जो ये पंचगव्य है, जैसे गौमूत्र है या गोबर है, उसका भी कुछ उपयोग होता है? पंचगव्य यहीं से दूर, मीरा रोड 12 किलोमीटर दूर भक्ति वेदांता हॉस्पिटल है। हम लोग कई बार, या मीरा रोड, बोरीवली, वसई, कई बार इस पंचगव्य से हमने 2 कैंसर पेशेंटों का, एक तो कांदीवली राहिजा ठाकुर विलेज में और एक मीरा भाईंदर रोड में, मीरा रोड में 2 व्यक्तियों को जबड़े का कैंसर हो गया था गुटखा तंबाकू खा के। अच्छा। और मुंबई की टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने उनका केमोथेरेपी, जेंटामाइसिन दवाइयाँ, प्रोसीजर सब बंद कर दी थी। और उन्होंने कहा कि अब इनको छोड़ दो सारे इलाज, ये केवल 8-10 या हद 12 दिन जिएंगे। हमने उनको प्रतिदिन यहाँ से दूध, अपना गाय का दूध भेजा, गोमूत्र और गोबर भेजा, और उनसे कहा दही और घी घर में बना लो। उनको बनाने की पद्धति सिखा दी। तो वो पंचगव्य लेकर पेनलेस, पीड़ा रहित एक व्यक्ति 8-10 दिन के बदले 8.5 महीना जिंदा रहा। उसको कहा केवल गाय का दूध पियो और सुबह सुबह पंचगव्य लो। और एक व्यक्ति 11 महीना जीवित रहा और दोनों ने प्राण त्यागे, बिल्कुल पीड़ा रहित हो गए। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न और आ गया है। हाँ। ये जो लेने की जो पद्धति है, हाँ, जैसे दूध तो हम पी जाएंगे, हाँ, दही भी खा लेंगे, हाँ, घी भी खा लेंगे, हाँ, लेकिन इन दोनों का जो गोबर और गौमूत्र, हाँ, इनका कैसा लेते हैं? एक उसका एक पर्टिकुलर मात्रा, एक रेशियो है। अच्छा। पंचगव्य और गोमूत्र तो आप 8 बार छान के रोज पीना चाहिए सुबह। अच्छा। महाभारत में भीष्म पर्व में, भीष्म नीति में पितामह भीष्म कहते हैं कि भविष्य में गौमूत्र इतना महंगा हो जाए कि आपको सोने का सिक्का देके भी खरीद के पीना पड़े तो वो देके भी खरीद के प्रतिदिन पीना। और ये कोरोना काल विशेष करके हमने कई लोगों का कोरोना से बचाव किया है। जिनको हो गया था उनको भी अभी भी 2 जगह जा रहा है, एक कांदीवली, हाँ, एक कांदीवली ईस्ट में और एक बोरीवली वेस्ट में। इनमें से एक को कैंसर है फर्स्ट स्टेज का, और एक पति पत्नी को कोरोना अभी 4 दिन पहले हुआ। उनको हम गोबर, अपना ये गोमूत्र दे रहे हैं कि रोज़ सुबह 8 बार छान के खाली पेट पी लो। और पंचगव्य में एक रेशियो है, उसको छान करके एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए 50 ग्राम दूध है, उसमें 30 ग्राम दही है, 10 ग्राम उसमें ये है आपका घी, और 10 ग्राम गोमूत्र हैं, और 5 ग्राम गोबर हैं। ये एक रेशियो है। महाराज जी, गोबर कैसा लेंगे? ऐसे ही बस गाय को हाथ में लेकर जूस निकालते हो उसका गोबर का? नहीं, वो गोबर मिक्स करते हैं उसमें। अच्छा। ये 5 चीज़ एक पात्र में, ग्लास में या किसी पात्र में लेकर मिक्स करते हैं और फिर उसे 8 बार छान के उसको पिया जाता है। उसी लगातार 8 बार या 8 कपड़े की परत करना है? 8 कपड़े की परत नहीं करना। जैसे एक रुमाल है, इसको एक ऐसा मोड़ दिया तो 2 हो गया, दोबारा मोड़ दिया तो 4 हो गया। तो 4 बार पहले इससे छान लिया, फिर दूसरे पात्र के ऊपर वही रुमाल रख के 4 बार उसी से छान लिया, मतलब वो 4 परत हो गई ना। तो 8 बार छान, सुबह सुबह लेना है, सुबह सुबह खाली पेट लेना है और ताज़ा लेना है। अच्छा। कई बार लोग पंचगव्य बोतल में भर के गलती करते हैं, बोले ये तो इतना सारा दिया है तो अब दूसरे तीसरे दिन तो वो एसिड बन गया, वो खराब है। अच्छा, ये गौमूत्र भी ताज़ा लेना चाहिए? गौमूत्र भी ताज़ा ही लेना चाहिए। गौमूत्र 12 घंटे बाद एसिड बन जाता है। साथियों, कुछ नया आज देखने को मिला है। आज तक मैं भी यही सोचा था कि गौमूत्र लेके आके घर पे रख देंगे, जब चाहिए तभी पी लेंगे। महाराज जी ने बताया है 12 घंटे के अंदर ही गौमूत्र
हमें लेना है, ताज़ा हो। ताज़ा हो महाराज जी। अर्क आप 1 साल पुराना भी ले सकते कि उसको डिस्टिल किया है, तो अर्क आप 1 साल पुराना 2 साल पुराना अर्क ले सकते हो, पर गौमूत्र अगर ताज़ा है तो उसको 12 घंटे के अंदर ही पीना चाहिए। अच्छा महाराज जी, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि गौ माता के वहाँ वो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ती है। हाँ, तो इसमें कुछ सत्यता है? हाँ बिल्कुल सत्यता है। अच्छा, ये बिल्कुल सत्यता है। जैसे मैं आपको बता दूं, टीबी एक ऐसी बीमारी है जो ठीक तो हो जाती है। पहले लोग आज से 50 साल पहले टीबी से मर जाते थे, लेकिन अभी टीबी की बीमारी ठीक हो जाती है, पर उसके लिए 120 दिन दवाई लेनी पड़ती है। अच्छा, करीब करीब 4 महीना 4 महीना आप दवाई लेते हो, वो भी रोज की गोलियों और कैप्सूलों की संख्या होती है 60 से 120 तक। अच्छा, 3 टाइम का मिला के। अच्छा, अब गायों के बीच में रह जाओ, टीबी का इलाज एक गायों के बीच में जहाँ गौशाला एक खाट डाल के सो जाओ, अच्छा, वहीं रहो, वहीं सो, वहीं खाओ पियो, केवल बाथरूम जाओ या स्नान के लिए आप उठो और चले जाओ, तो गाय के गोबर से जो मीथेन गैस निकलता है वो आपकी टीबी की दवा है। और गाय के शरीर से जो 24 घंटा ऑक्सीजन प्राणवायु निकलता है वो आपको टॉनिक का काम करता है। महाराज जी ने टीबी रोगियों के लिए कुछ नया कुछ बताया है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके परिवार में, उनके जान पहचान में जो भी टीबी रोगी होवे, तो उनको जहाँ पर भी आजू बाजू में जो भी उनके वहाँ गौशाला हो, वहाँ दिन में कम से कम 1-2 बार, वहाँ नहीं रह सकते, 1-2 बार घुमा के लेके आवे तो भी फायदा हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जी न्यूज़ में भी आया था, बहुत सारी न्यूज़ चैनल में आया था। अच्छा, अभी एक नया ट्रेंड आया है पूरे विश्व में, यूरोप और अमेरिका में। अच्छा, उसको कहते हैं काउ कडलिंग। अच्छा, काउ कडलिंग का अर्थ है गायों के साथ रह के उसको ऐसे सहलाना, गर्दन में, पीठ पे, उसको गले लगाना, गाय उनको चाटें, प्रेम ऐसे करें, उनको प्रेम आलिंगन। करे, आलिंगन करे, तो काउ कडलिंग। आज अमेरिका में काउ कडलिंग का 3 घंटा अगर आप गायों के साथ रहना चाहते हो तो $200 चार्ज करते हैं। और यूरोप के देशों में 90 से 120 स्टर्लिंग पाउंड या उन देशों के जो करेंसी हैं वो चार्ज करते हैं। अर्थात भारत के कम से कम मतलब 1-2 घंटे के 5 से 6 हज़ार रुपये वो लोग चार्ज करते हैं, जिससे स्ट्रेस और वो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेस, मानसिक तनाव, चिंता, एंग्जाइटी, आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह रोग जो हैं वो सब ठीक होता है। आज विश्व के हर देश मानने लगा इस बात को। मित्रों, महाराज जी से और बात करने की बहुत सारी इच्छा हो रही है, क्योंकि महाराज जी जो बता रहे हैं, हमारे यहाँ तो अनायास जहाँ जाओ हर गांव में, हर क्षेत्र में गौशाला मिल जाती है। हम क्या है, घर की चीज़ों की वैल्यू नहीं कर पाते। आज अमेरिका वाले उसकी वैल्यू कर रहे हैं। महाराज जी जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, जो गौ प्रेमी हैं, उन्हें आपको संदेश देना चाहते हैं? मैं एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ सज्जनों, मेरे भारतवासियों। एक बात आपके दिमाग में लिख लो, आपके हृदय में उतार लो, गाय के बिना मनुष्य जीवन कभी भी स्वस्थ एवं दीर्घायु नहीं हो सकता। अगर आपके आंगन में गाय खड़ी है, आपके आसपास में गौशाला है, तो ही आपका जीवन स्वस्थ, सशक्त एवं दीर्घायु हो सकता है। ये बिल्कुल दावे के साथ मैं कहता हूँ, इसको मैं सिद्ध प्रमाणित भी कर सकता हूँ। और गाय नहीं है तो आपको फिर हज़ारों बीमारियाँ और संकटों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गाय अपने आप में एक कंप्लीट हॉस्पिटल यूनिट है। महाराज जी जो यहाँ आना चाहते हैं, हाँ। उन्हें आने का जो रास्ता है, कहाँ उतरे, क्या उतरे, 2 मिनट वो जानकारी दे दो। ये मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे नंबर 48 के ऊपर स्थित है। ये गौशाला तालुका वसई है और इसका जो पता है श्रीनाथ जी धाम वसई गौशाला, अपोजिट टू मालजीपाड़ा, करनालपाड़ा गांव का नाम है। अगर आप गूगल पे टाइप करते हो श्रीनाथ जी धाम वसई गौशाला, तो श्रीनाथ जी का स्पेलिंग लिखना है SHRINATHJIDHAM, श्रीनाथ जी धाम वसई गौशाला। अब गूगल पे टाइप करोगे, आपको वो पूरा गूगल जो है इस गौशाला तक ले आएगा। जय श्री राम मित्रों, हरे कृष्णा। जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप देश में जहाँ पर भी हो, कम से कम आपके आजू बाजू में जो भी गौशाला है, आप वहाँ हफ्ते में, 15 दिन में, या आपका जन्मदिन हो या कोई विवाहिक फंक्शन हो, उस समय आप जरूर गौशाला में जाए। गौ माता है तो ही हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म है
तो ही गौ माता है। जय गौ माता, जय गौपाला।